हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आपके लिए लाया है एक नया सब्जेक्ट। और नया सब्जेक्ट तो है बिजनेस स्टडी का। बिजनेस स्टडी जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए है। इस साल वैसे बोर्ड का एग्जाम देंगे 2023 में। उनके लिए ये लेक्चर है। कंप्लीट बिजनेस स्टडी का कोर्स कराया जाएगा, चैप्टर वाइज, सिस्टमेटिक ढंग से। इसलिए जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उसे कंटिन्यू देखते रहें। एक के बाद एक वीडियो उन्हें मिलता रहेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। वैसे थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि लगभग 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग के लिए कॉमर्स, लेकिन मैं ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाता था बीकॉम के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई कुछ इंटरमीडिएट के भी बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सब्जेक्टों का लेक्चर लाया गया। वैसे बिजनेस स्टडी से मैं स्टार्ट किया हूँ। हो भी सकता है बिजनेस स्टडी के बाद से अकाउंट्स की भी आ जाए, इकोनॉमिक्स की भी आ जाए, जो भी आपके सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्टों को लाएंगे। अभी हिंदी मीडियम स्टार्ट किए हैं, बाद में इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिस्पांस क्या आ रहा है आप लोग का। खैर, आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बार और कहना चाहेंगे कि जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एक एक पॉइंट को क्लियर से समझिएगा। क्योंकि बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले मैं बता दूं इसके बारे में, कि जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमेशा यूज में आता है। हम जो देखते हैं सामने जो होता है वो सब ही बिजनेस स्टडी है, बस उसका रिलेशन सीधे बिजनेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब बिजनेस से हम उसका जोड़ देंगे, जैसे देखते होंगे सामने बहुत सारी दुकानें वगैरह होती हैं, छोटी बड़ी हर टाइप की होती है, उसी के बारे में ना हम स्टडी करते हैं कि उसमें कैसे बिजनेस होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसमें कुछ उसकी बिजनेस के गुण क्या होने चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें होती हैं। कस्टमर को कैसे खींचना चाहिए, तमाम चीज़। तो यही हमारा बिजनेस स्टडी है। जैसे कि इन्वायरमेंट हमारा होता है कि जिधर हम देखते हैं सब इन्वायरमेंट है, उसी तरह वही इन्वायरमेंट को हम जब बिजनेस में ला देंगे तो बिजनेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडी। पहला इसका चैप्टर हमारा है प्रबंध की प्रकृतियों महत्व। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें प्रबंध। प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा जो ये मैनेजमेंट है, आज मैं ये लेक्चर हिंदी मीडियम वालों के लिए, कुछ दिन बाद में इंग्लिश मीडियम का भी लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं चलेगा, फिलहाल आप इसी से समझिए, फिर उसके बाद से इंग्लिश, क्योंकि एक बार पॉसिबल नहीं है कि सारे मीडियम मतलब मैं ला दूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि प्रबंध, इसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहा जाता है। वास्तव में मैनेजमेंट होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक तौर पे मैं बता दूं, जनरल व्यू में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। जैसे हम घर पे रहते हैं, सबसे पहले घर से ही शुरू करते हैं। घर पे रहते हैं और घर के मान लीजिए आप बड़े सदस्य हैं, आप अपने परिवार को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डील करेंगे। देखते होंगे कि मान लीजिए यदि आप परिवार के एक बड़े सदस्य हैं, या परिवार के कोई भी सदस्य हैं, जैसे इसमें बड़े सदस्य में थोड़ा सा ज़्यादा है, परिवार में मान लीजिए 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग हैं, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। भाई सब पर निगरानी रखेंगे, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान देंगे, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, यही सब मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ तो एक परिवार का हो गया। फ्रेंड सर्किल में जाइए, फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे बच्चे हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कुछ उसमें से छोटे बड़े भी होंगे। फ्रेंड को कैसे डील किया जाएगा, फ्रेंड सर्किल में हम कैसे बात करेंगे, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कैसे मैनेज करता है, कैसे एडजस्ट करता है, वहाँ पे मैनेजमेंट काम करता है। अब थोड़ा सा ऑफिस में चले जाइए, मान लीजिए कहीं आपकी जॉब लगी, किसी पद पर रखा गया, चाहे मैनेजर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे जो भी एक्सेट्रा, जहाँ भी रह रहे हैं, जिस संस्था में भी रह रहे हैं, तो वहाँ कैसे हम आप डील कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बना कर रह रहे हैं, कैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं, इस सारा चीज़ क्या है, मैनेजमेंट है। अब क्वेश्चन उठता है कि बिजनेस में मैनेजमेंट क्या है।
जैसे कि आपका बिजनेस है, सपोज करिए आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, और मालिक का वर्क क्या होता है, वो खुद काम करेगा? नहीं करेगा। करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, मालिक तो अपने बिजनेस का मालिक भी होता है, नौकर भी होता है, सब कुछ वही है। लेकिन वहां पे अपने बिजनेस को मैनेज करने का तरीका, सही तरीका होता है कि वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य को कराए। और किस ढंग से कराए? सुव्यवस्थित ढंग से कराए, ठीक ना। तो यहां प्रबंध का अर्थ होता है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला। प्रबंध क्या है? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला, कार्य कराने की कला है। प्रबंध का एक लाइन में सटीक अर्थ होता है कि प्रबंध हुआ है जो दूसरे व्यक्तियों से ठीक ढंग से कार्य को कराता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन है और आप उसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारे मेहमानों को बुला रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्किल वगैरह बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इतना रिश्तेदार जो भी है, घर परिवार सभी लोग हैं। अब मान लीजिए पार्टी वो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और आपके द्वारा 100 मेहमानों को आप बुलाए। अब ये बताइए कि सारा कूद कूद कर काम आप ही करेंगे? नहीं करेंगे। आपकी वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपने उस पार्टी को मैनेज करिए, केवल निगरानी करिए, और जो भी वहां का वर्क है दूसरे व्यक्तियों को उन कार्यों पर लगा देना और सबको कह देना भाई बस आपको इतना ही करना है, इतना ही करना है, इतना ही करना है, इतना ही करना है। और आपका बस काम है कि सबका निरीक्षण करना कि काम जो हमारा कार्य है वो टाइम टू टाइम ठीक समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। उसी तरह किसी भी बिजनेस में जब हम दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराते हैं, लेकिन कार्य ऐसा हो कि सुव्यवस्थित ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो वहां पे क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। इसी मैनेजमेंट के संदर्भ में बहुत सारे विद्वान अपना अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों द्वारा साथ मिलकर कार्य करने की कला है, जैसे कि कुंटजन ओडेनाल ने कहा। सबका डेफिनेशन नहीं बताएंगे, मैं कुछ व्यक्तियों का डेफिनेशन मुंह से ही बोल दे रहा हूं, ठीक ना। कुंटज और डेनियल ने कहा है कि प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा उसके साथ मिलकर कार्य करने की एक क्या है? कला। मतलब प्रबंध का मतलब यह है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराइए, लेकिन उसके साथ साथ में मिलकर काम करिए, यही मैनेजमेंट है। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि प्रबंध का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, माने आगे की योजना बनाना, ठीक ना, भविष्य का अनुमान लगाना, उसका संगठन करना, निर्देशन करना, आपस में तालमेल बैठाना और नियंत्रण करना ही प्रबंध है। ठीक इसी तरह लॉरेंस एप्ले, इनका कहना है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। लॉरेंस एप्ले का कहना है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। प्रबंध का मतलब होता है कि लोगों का डेवलपमेंट किया जाए, उनका माइंड और थोड़ा सा माने ओपन करे, माइंड को डेवलप करे, ठीक ना। ये मैनेजमेंट है, न कि वस्तुओं का हम डायरेक्शन दे, ये मैनेजमेंट नहीं। तो इसी तरह बहुत सारे प्रबंध शास्त्री हैं जिन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किए, लेकिन इसका सही अर्थ है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला। और इसमें सबसे बेस्ट फॉर्म क्या नाम है, डेफिनेशन जो है हेनरी फ्योल का है। हेनरी फ्योल का कहना है कि पूर्वानुमान लगाना, योजनाएं बनाना और उसका संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और उस पर नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के संदर्भ में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कुछ विद्वानों के द्वारा इसमें कहा गया है कि प्रबंध वह है जो प्रबंध का कार्य करे। एक विद्वान कहे हैं प्रबंध वह है
जो प्रबंध का कार्य करे, प्रबंध का कार्य करे। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट वह है जो मैनेजमेंट का काम करे। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? सबको अपने अंडर में रखना, अपने अनुसार उसको कार्य को करना, यही क्या है? प्रबंध। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध की विशेषता क्या है? प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है? मैनेजमेंट के कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कैसे माना जाएगा कि ये मैनेजमेंट है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रबंध का परिभाषा होगा, जो अर्थ होगा, उसी को छोटे छोटे जब पार्ट में कर दिया जाता है, वो उसका कैरेक्टर होता है। जैसे प्रबंध क्या करता है? प्रबंध की पहली विशेषता क्या है? ये उद्देश्य निर्धारित करता है। उद्देश्य निर्धारित करना प्रबंध की पहली विशेषता है कि उद्देश्य निर्धारित करना। मैनेजमेंट के द्वारा हम यह तय करते हैं कि हम किस कार्य के लिए, किस वजह से, किस पर्पज से हम वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अर्थात वहां पे उसका उद्देश्य निर्धारित होता है। दूसरा क्या है? प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है। दूसरा उद्देश्य है कि प्रबंध क्या है? प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है। अधिकारियों की श्रृंखला है। मैनेजमेंट क्या है? जितने भी संगठन में कार्य करने वाले अधिकारी हैं, उनका एक चैनल है। मतलब सबसे टॉप वाला नीचे वाले को कंट्रोल करेगा, उसकी निगरानी करेगा, वो अपने नीचे वाले की निगरानी करेगा, वह अपने नीचे वाले की निगरानी करेगा। अगला क्या है? प्रबंध की अगली विशेषता होती है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक सतत प्रक्रिया। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया का मतलब होता है प्रबंध एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आज मैनेजमेंट कर दिए तो कल मैनेजमेंट नहीं करना। मैनेजमेंट का यूज जैसे ही हम सुबह जगते हैं और जब तक सोते हैं तब तक मैनेजमेंट होता है, चाहे वो जिस स्टेप पे हो, जिस जगह पे हो, जहाँ पे भी हो। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है वहाँ से उसकी मृत्यु तक मैनेजमेंट का सिलसिला चलता रहता है और एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कभी रुकता है। मैनेजमेंट और क्या है इसकी विशेषता? मानवीय प्रयासों से संबंधित है। यह मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रयासों से संबंधित है। मानवीय प्रयासों से संबंधित है मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो मनुष्यों पर किया जाता है, हम आप जैसे इंसानों पर किया जाता है। ऐसा नहीं ना दीवार से कहेंगे कि मैनेजमेंट उस पर किया जाए, तो दीवार से क्या मैनेजमेंट होता है? इंसानों से मैनेजमेंट किया जाता है कि हम अगले को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उसके लिए योजना बना रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट है। तो ये मनुष्यों के लिए किया जाता है। अगला क्या है? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया का मतलब क्या है? एक ग्रुपिंग एक्टिविटीज है। ग्रुपिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि मनुष्य क्या नाम, प्रबंध अकेले नहीं किया जाता है, समूहों पर किया जाता है। मैनेजमेंट चाहे कि हम अकेले इंसान एक चुपचाप पड़े हैं, हम अपने पर मैनेजमेंट कर दें, तो अपने पर कौन मैनेजमेंट होता है? अकेले एक आदमी पर मैनेजमेंट होता है? कहीं सुने हैं? नहीं। मैनेजमेंट सबके साथ मिलकर होता है, सबके सहयोग से होता है। अगला है प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर जगह, यहाँ देखेंगे तो वहाँ, दिल्ली देखेंगे दिल्ली, बम्बई देखेंगे बम्बई, अमेरिका देखेंगे अमेरिका, कोई ऐसा जिस पृथ्वी पर स्थान नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट का काम न किया गया और न किया जा रहा हो। हर जगह मैनेजमेंट है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक कहा गया। और भी इसकी विशेषता है कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध कला व विज्ञान, कला और विज्ञान
दोनों है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। आर्ट इसलिए है कि उसे विशेष अनुभव, ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। साइंस इसलिए है कि इसमें इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसके सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस नियमों के अनुसार मैनेजमेंट किया जाता है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, अगली विशेषता है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट हमारा होता है उसका प्रयोग हम समाज पर करते हैं, समाज के रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर करते हैं। अकेले अभी एक पॉइंट में था कि अकेले कहीं भी मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। और क्या है? प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक पेशा, पेशा है मतलब कि आज के ज़माने में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। आजकल बहुत लोग एडवाइस देने के लिए, किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, अपने अनुसार उसको हैंडल करने के लिए किसी आदमी को रखते हैं कि भाई आप इस संगठन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्रोग्राम को मैनेज करिए, कंट्रोल करिए, अपने अंडर में लेकर चलाइए और इस ढंग से चलाना। तो इसको प्रोफेशनल पेशे के नज़रिए से देखा गया। तो मैनेजमेंट क्या है? एक पेशा। तो ये तो था आपके प्रबंध की विशेषता। जो जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक याद रखे रहिएगा। यदि एग्जाम में आता है तो इसको बस अपने भाषा में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटाएं। सेकंड, प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति क्या है? प्रकृति माने नेचर। हमारा जो मैनेजमेंट है ये किस टाइप का होता है, इसके नेचर किस टाइप के हैं? तो आपको बता दें कि प्रबंध के बहुत सारे नेचर हैं, बहुत सारे प्रकृति हैं। पहला प्रकृति है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। पहला है जो प्रबंध है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो समूहों में किया जाता है, सबके साथ मिलजुल कर किया जाता है, बिना किसी दूसरे को मिलाए, अपने साथ रखे। हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि 10, 12, 15, 20 लोगों की टीम एक जा रही है। टीम का आपको लीडर बना दिया गया कि भाई ये कहीं हम टूर पे चल रहे हैं 20 लोग और इसका नेतृत्व आप करेंगे। ठीक है, नेतृत्व आप करेंगे। अब कैसे लीडरशिप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? अब वहाँ पे आप मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कोई बच्चा इधर उधर ना जाए, कोई फालतू इधर कोई वर्क ना करे, जाए तो अटेंडेंस दे के जाए, सबको निगरानी हमसे हमेशा करते रहेंगे, उनके खाने पीने को ध्यान में रखेंगे, उनके सारी तकलीफ़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये सारी बातें क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाती है। तो मैनेजमेंट यही है कि आप किसी दूसरे को अपने अनुसार हैंडल करिए। ठीक है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मतलब ग्रुप में होता है। यहीं पे एक और चीज है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विशेषता में अभी बताया है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि प्रबंध एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक सेक्टर में यूज होता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे अपना जिला हो, दूसरा जिला हो, एक स्टेट हो, दूसरा स्टेट हो, पूरी कंट्री हो, पूरा वर्ल्ड, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसी में दूसरी विशेषता है कि दूसरी प्रकृति है कि प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध
एक पेशा है, पेशा है। ये मत सोचिएगा कि अभी विशेषता बताया है तो प्रकृति में भी वही पॉइंट लिख रहे हैं, वही विशेषता के कुछ पॉइंट प्रकृति में भी है। अभी मतलब बताया कि पेशा क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक पेशा है। कि आज के दौर में मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है, कोर्सेज चल गए हैं कि मैनेजमेंट, हम जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट आदमी को रखते हैं। वो क्या करते हैं, पेशेवर व्यक्ति को रखते हैं, ऐसे पेशेवर व्यक्ति जिसने मैनेजमेंट का अध्ययन किया है, स्टडी किया है, पढ़ाई किया। इसलिए इसको मैनेजमेंट को एक पेशा का नाम दिया गया, मतलब एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है। अगला है प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा। अगला है प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा। जन्मजात प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो जीवित रहता है तब तक मैनेजमेंट चलता रहता है, हर कदम पर, हर स्टेप पर वो मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध करता है, चाहे वो कोई भी। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने इक्वल माने जो उसके साइज के बच्चे होंगे उनके साथ खेलेगा, घर परिवार में खेलेगा, अपने अनुसार वो एक्टिविटीज़ करेगा, अपनी बात को मनवाएगा, ये भी मैनेजमेंट है। और बड़ा होगा, थोड़ा बड़े बच्चों में खेलेगा, उसको मैनेज करेगा, फिर परिवार में बड़ा होगा, परिवार को मैनेज करेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, किसी संगठन में काम करेगा, वहाँ मैनेज करेगा, हर जगह मैनेजमेंट है। अगला है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक होने का मतलब क्या है, प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है बिजनेस में हर एक स्टेप पर लागू होता है। टॉप लेवल पर जो अधिकारी बैठा है वो भी मैनेजमेंट कर रहा है, उससे नीचे है वो भी कर रहा है, उससे नीचे है, उसके नीचे है, उसके नीचे, हर एक स्टेप पर मैनेजमेंट किया जाता है। क्योंकि जो अधिकारी होता है, जो कर्मचारी होता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर मैनेजमेंट का काम, प्रबंध का काम करता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, हर एक कदम पर, हर एक स्टेप पर किया जाता है। अगला है प्रबंध एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट क्या होता है, ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध ही एक ऐसा चीज है जो समाज की सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करता है। जैसे समाज में आप देखे होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन वगैरह हैं, अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, समाज के हितों को ध्यान में रखते हैं, समाज में जो एक्टिविटीज होती है उनको ध्यान में रखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, यही तो प्रबंध है। अगला जो प्रबंध है एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा पावर है जो सामने से नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए आप ही किसी संस्था का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो देखने में क्या दिखेगा, आप दिखेंगे, आपकी वो गुण और आपकी क्वालिटी थोड़ी दिखेगी, वो तो अदृश्य है। हम केवल फीलिंग कर सकते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे से तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं, यही मैनेजमेंट है। वह केवल मुझे देखना होगा तो पर्सन दिखेगा, आदमी दिखेगा, उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखेगी। अच्छाइयों को, उसके कार्यों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इसे अदृश्य शक्ति कहा गया। अगला क्या है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया का मतलब है कि समूहों में चलता है, ग्रुपों में चलता है। दोबारा नहीं लिख दिया, नहीं, विशेषता में लिखे थे, ग्रुप में चलता है। फिर एक और है प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब क्या होता है
कि मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टम है। ये बन गया है कि भाई एक के बाद एक दूसरा ना कोई हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, उसको चलाएगा, कंट्रोल करेगा, योजना बनाएगा। ऐसा थोड़े है कि किसी के बिना कोई काम रुकेगा। आज मैं नहीं कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। ये सिस्टम बना हुआ है मैनेजमेंट का। ठीक, तो इस तरह ये आपका हो गया प्रकृति। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से आप उसको प्रबंध कला और विज्ञान दोनों बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद से उद्देश्य बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। प्रबंध की प्रकृति में ही एक और टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक 10 नंबर। प्रबंध एक कला व विज्ञान है। विज्ञान, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंध एक कला है, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंध एक विज्ञान है। लेकिन वास्तव में मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आइए थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे पता करें कि प्रबंध एक कला है, अब कैसे पता करें कि प्रबंध एक विज्ञान है। विज्ञान और कला में क्या डिफरेंस है, विज्ञान क्या होता है, इसके लिए पहले इसका अर्थ जानना जरूरी है। विज्ञान का मतलब होता है किसी व्यवस्थित ज्ञान की खोज करना, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी प्रकार के ज्ञान की जब खोज की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो ही हमारा विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में निश्चित एक कारण और परिणाम का संबंध होता है, और विज्ञान के जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान क्या है, एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से किसी भी प्रकार के ज्ञान की जब खोज की जाती है तो विज्ञान है। उस विज्ञान में कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, चाहे वो कोई भी रूल लागू हो, उसमें निश्चित कारण और परिणाम, कारण परिणाम का मतलब ये फेंके ऊपर गया तो नीचे आया, कारण और परिणाम, और यह रिजल्ट, ये नियम हर जगह सार्वभौमिक रूप से लागू हो। यहाँ फेंके तो बम्बई, फेंके तो दिल्ली, फेंके तो कहीं भी ऐसा करेंगे तो नीचे आएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस है। जिस तरह साइंस के रूल हर जगह लागू होते हैं, हर जगह एक समान रूप से लागू होते हैं, उसमें किसी विशेष ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी तरह जो मैनेजमेंट हमारा है वो भी एक साइंस है। इसके भी रूल हर जगह लगभग एक समान होते हैं। ये भी कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है कि हम कैसे मैनेजमेंट प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, वहीं कला के मतलब क्या होता है, कला का मतलब होता है कि जहां पर हम कोई विशेष ज्ञान, अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण के द्वारा जो भी कोई कार्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। देखे होंगे बहुत सारे बच्चे होते होंगे जो कॉपी पे अपने लिखते हैं, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती ही नहीं। कुछ उस बच्चों को कहते हैं कि क्या टाइप किया हुआ है, और उस बच्चों को कहते हैं यार ऐसे ही लिखा जाता है। अब वो जिसने अच्छा लिखा है वो क्या है, एक कला। क्यों, क्योंकि उस तरह लिखने के लिए उसने निरंतर प्रयास किया, निरंतर अभ्यास किया, तब जाके आज वैसा लिख रहा है। यदि आप भी वैसा निरंतर कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, एक समय आएगा जहां पर आप भी उसकी तरह या उससे बेहतर लिख सकते हैं। ये क्या है, कला है। तो कला का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं वो हमारा कला है। और अपने उस ज्ञान के द्वारा जब हम मैनेजमेंट करते हैं, संस्था का प्रबंध करते हैं, संस्था को चलाते हैं अपने ढंग से, वो हमारा उसे कला के रूप में प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रबंध की प्रकृति का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या हमारा है, अगला टॉपिक है कि प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के
उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रबंध के उद्देश्यों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसके उद्देश्य को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। आइए इसे, सबसे पहला इसमें भाग है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य पहला पार्ट हुआ। और दूसरा हमारा पार्ट है सामाजिक उद्देश्य, बी है सामाजिक उद्देश्य। और तीसरा है अन्य उद्देश्य, सी है अन्य उद्देश्य। अब यहां समझिए, संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि संगठन में प्रबंध के जो उद्देश्य हैं उसे संगठनात्मक उद्देश्य, और समाज में जो प्रबंध के उद्देश्य हैं वो सामाजिक उद्देश्य। इसके अलावा जो उद्देश्य हैं वो अन्य उद्देश्यों की श्रेणी में रखा है। प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य कौन कौन सा है? सबसे पहला है कि सर्वाइवल, अस्तित्व में रहना, अस्तित्व में रहना। अस्तित्व में रहना का मतलब होता है जीवित रहना। मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। हमेशा वो क्या करता है? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और कुछ न कुछ आगे की योजना को सुनिश्चित करता है और उस पर एक बेहतर से बेहतर डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। तो इसे कहा जाता है अस्तित्व में रहना। मतलब वह मैनेजमेंट के सिस्टम को हमेशा बरकरार रखता है, बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन या आगे आने वाले और लोग या उस संगठन उस चीज को, उस मैनेजमेंट को, उस सिस्टम को समझ सकें। जैसे कि सबसे पहले जिसने मैनेजमेंट को बनाया था, प्रबंध का विकास जिसने किया था, वो इस ढंग से मैनेजमेंट किया और अपने मैनेजमेंट के सारे गुणों के बारे में इसमें आपके बुक में जिक्र किया, और उसी के बारे में हम आज भी अध्ययन कर रहे हैं। हमसे पहले भी न जाने कितने लोग अध्ययन कर चुके हैं और हमारे बाद भी कितने लोग अध्ययन करेंगे। इसके मतलब है कि उस व्यक्ति ने मैनेजमेंट को जिंदा रखा, जीवित रखा, ऐसा सिस्टम बनाया कि आगे कंटिन्यू इसी तरह चलता रहे। भले उसमें कुछ नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों का सुधार होता रहे, सिस्टम का सुधार होता है, लेकिन सिस्टम तो वही रहे जो पहले मैनेजमेंट के थ्रू बना। दूसरा है लाभ। मैनेजमेंट का अगला उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्य में प्रॉफिट। कोई भी संगठन करते हैं, कोई भी प्रबंध करते हैं, उस प्रबंध में यदि आपका बेनिफिट नहीं है तो समझिए मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि संस्था में, बिजनेस में मैनेजमेंट बिना प्रॉफिट का नहीं होता। और लास्ट है विकास। विकास का मतलब क्या है? ग्रोथ। आपके उस मैनेजमेंट करने से, उस प्रबंध को करने से यदि उस बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट कहाँ है? तो मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि इस हिसाब से प्रबंध आप करें, दूसरे व्यक्तियों से कार्य को कराएं या करने की उन्हें प्रेरणा दें कि उस संस्था का डेवलपमेंट हो, विकास हो। अगला है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? अब इसमें देखिए, सामाजिक उद्देश्य में सबसे पहले होता है कि रोज सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। पहला है इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। इसका मतलब क्या है? हम प्रबंध या दूसरे व्यक्तियों से जो कार्य कराने की युक्ति या कला है, हम इस ढंग से कराएं कि समाज पर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट न पड़े। अर्थात हमारा जो इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है उस प्रदूषण को रोकना।
दूसरा है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। इसका मतलब है प्रबंध इसलिए किया जाता है केवल अपने विकास के या संस्था के विकास के लिए नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर को ढूंढना, ताकि वो भी उस संस्था से जुड़ सके, उस सामूहिक संगठन में जुड़ सके, अपने कार्यों को ठीक ढंग से कर सकें। अगला इसका सामाजिक उद्देश्य होता है कि जीवन स्तर में वृद्धि करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, वृद्धि करना। उस प्रबंध का कोई मतलब नहीं होता है जिससे अपनी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा ना। मैनेजमेंट वह बेस्ट होता है जिससे समाज में रहने वाले व्यक्तियों अपने के साथ सभी लोगों का उसकी लाइफ स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊंचा उठे। देखे होंगे आज से 50 साल पहले लोग कैसे थे, हर एक 10 साल पर क्या होता गया, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होती है। आज के ज़माने में लोग कितने मॉडर्न हैं, ये सब मैनेजमेंट की देन है। मैनेजमेंट इस हिसाब से किया गया कि आने वाले टेक्नोलॉजी, आने वाले समय के हिसाब से लोगों में कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे आज मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, आज से ज़्यादा नहीं 5-10 साल पहले मोबाइल से कोई नहीं पढ़ता था, जानते ही नहीं थे। लेकिन आज क्या है, टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हुआ। क्यों डेवलपमेंट हुआ? मैनेजमेंट बेहतर ढंग से किया गया। अगला है, अगला दिया गया है इसमें गुणवत्ता को बनाए रखना, गुणवत्ता को बनाए रखना। गुणवत्ता को बनाए रखने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट करने का मतलब ये नहीं कि जैसे मर्जी है वैसे मैनेजमेंट हम कर दिए। अपनी क्वालिटी को, अपनी क्वालिटी को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी गुणवत्ता को इस हिसाब से मेंटेन करिए कि भाई जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे दूसरे से काम करा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले लोग कोई भी मजदूर बनता, सड़क बनाता था या मान लीजिए रोड बनता था या कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता था तो वर्कर लेबर काम करते थे। लेकिन समय के हिसाब से कुछ मॉडिफाई हुआ, चेंजेज हुआ और ऐसा समय आ गया है कि आदमी से ज़्यादा मशीनें काम करती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मशीनें काम करती हैं। ये क्या है, वो क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, मतलब अधिक से अधिक क्वांटिटी भी दे रहा है, अधिक से अधिक तेजी से वर्क भी हो रहा है, अधिक से अधिक सफाई के साथ काम हो रहा है। तो गुणवत्ता को मेंटेन मैनेजमेंट का काम है, ये अगला उद्देश्य है। अब बारी आती है अन्य उद्देश्य में। अन्य उद्देश्य में प्रबंध का पहला उद्देश्य होता है उचित पारिश्रमिक देना, उचित पारिश्रमिक देना। उचित पारिश्रमिक देने का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रबंध कर रहे हैं, प्रबंध का मतलब ये नहीं कि उसका शोषण करिए, प्रबंध का मतलब है जब अगले से आप काम करा रहे हैं तो उसका जो भी उचित पारिश्रमिक बनता है, मेहनताना बनता है, मजदूरी बनता है, सैलरी वेतन बनता है, वो उसे दीजिए। दूसरा है स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, बनाए रखना। प्रबंध का मतलब होता है कि अपने इन्वायरमेंट को ठीक ढंग से बनाए रखिए। देखिए गिर भी गया, इन्वायरमेंट को ठीक ढंग से बनाए रखना मतलब कि माहौल एक ऐसा क्रिएट करना कि उसी अनुसार कार्य। और लास्ट है लाभ में हिस्सा लेना, लाभ में हिस्सा लेना, हिस्सा लेना। मान लीजिए कई लोगों के साथ मिलकर यदि आप काम कर रहे हैं तो चाहिए ही सबको अच्छे तरीके से, मतलब उसमें शेयर के हिसाब से डिवाइड कर दे अपने प्रॉफिट को। ये तो था आपका प्रबंध के उद्देश्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि प्रबंध के महत्व क्या, इसको भी मिटा रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक है इसमें प्रबंध के महत्व। प्रबंध के महत्व,
इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के महत्व क्या है, मतलब मैंने अभी तक इतना चिल्लाया कि मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है। वास्तव में मैनेजमेंट से हमें क्या बेनिफिट है, मैनेजमेंट से हमें क्या फायदे हैं, क्या महत्व है। तो आपसे मैं बता दें कि मैनेजमेंट से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे फायदा ना हो, बेनिफिट ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रयोग तो हर जगह हम करते हैं। और जब हर जगह करते हैं तो भाई जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही। तो मैनेजमेंट का पहला बेनिफिट है, पहला फायदा है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। पहला क्या है, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक क्या है, प्रबंध ही एक ऐसा कार्य है, मैनेजमेंट ही एक ऐसा सिस्टम है जो हमको निर्धारित उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि जब तक हम कोई आगे की योजना नहीं बनाएंगे, सही ढंग से प्लानिंग नहीं करेंगे, जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है तो एक सिस्टम से होता है कि सबकी टाइम टेबल बनी रहती है, किस क्लास में कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, ये भी मैनेजमेंट है। ये उद्देश्यों की प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या है, मैनेजमेंट। ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी एक टाइमिंग होती है, सारे एम्प्लॉइयों का एक वर्क होता है। ऐसा सिस्टम इसलिए बना है कि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। दूसरा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, संसाधनों का कुशलतम उपयोग का मतलब है कि जब भी हम प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ऑफिस, संस्था, कार्यालय, बाहर, घर, परिवार, कहीं भी, तो जो हमारे सोर्सेस होते हैं, संसाधन हमारे होते हैं, उन संसाधन का ठीक ढंग से उपयोग करते हैं। यदि वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया तो संसाधन बेकार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बनाना है, मान लीजिए घर ही बनाना है, उसके लिए जो भी आप रॉ मटेरियल गिराए, जैसे कि ईटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ गिराए, लेकिन आप सही ढंग से उसको मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, पता चलेगा कोई खूब ज़्यादा बच गया, कोई ख़त्म हो गया। ये भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब है उसकी आवश्यकता के अनुसार सामान को मंगाइए और उसका यूज़ करिए, जब वो ख़त्म होने की स्थिति हो तो फिर दूसरा मंगाइए। ऐसा नहीं कि एक ही बार खूब गिरा ले, जितना लगा नहीं तो बाकी बेकार हो रहा है। ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं। मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी हमारे संसाधन है उसका भरपूर और ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। अगला है प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। मैनेजमेंट क्या होता है, हर एक प्रकार का कंपटीशन करने में, प्रतियोगिता करने में, इसका सामना करने में काफी सहायक होता है। क्योंकि जो संस्था अच्छे ढंग से प्रबंध करती है, अपनी संस्था को चलाती है, उसको ठीक ढंग से डील करती है, वह मार्केट में और भी बिजनेस होंगे, और भी कंपनियां होंगी, और भी लोग होंगे, उससे कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से मान लीजिए 50 बच्चे, उसमें से 10 बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे। आपको लगता है कि भाई ये इससे मेरा मुकाबला है। आप अपनी टाइमिंग को, पढ़ने के तरीके को, पढ़ने की स्पीड को, समझने की शक्ति को इस हिसाब से डील करेंगे कि उन बच्चों से आगे निकल जाए। यही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, हर एक प्रकार के कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक होता है। अगला, अच्छे संबंधों की स्थापना में सहायक। अच्छे संबंधों की स्थापना में सहायक। स्थापना में सहायक। अच्छे संबंधों की स्थापना में सहायक का मतलब क्या होता है कि प्रबंध ही एक ऐसा जरिया है जो हम अपना रिलेशनशिप लोगों से, कंपनियों से, संस्थाओं से या विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि देखते होंगे कुछ अकड़ू स्वभाव के आदमी होते हैं, वो किसी से न बातचीत करते हैं। अब बात करेंगे भी तो ऐसा करेंगे कि जैसे लगेगा भाले की नोक की तरह लग रहा है। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब है कि एक नॉर्मल तरीके से बात करना चाहिए ताकि वो अगला आपसे प्रभावित हो जाए। तो ये प्रबंध जो है, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा डीलिंग क्या करता है,
अच्छे संबंध को बनाने में सहायता करता है। अगला क्या है? व्यवसाय के विकास में सहायक। व्यवसाय के विकास में सहायक। व्यवसाय के विकास में सहायक का मतलब क्या है कि प्रबंध ही हमारे बिजनेस को ऊपर ले जाता है, ग्रो करता है, बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। क्योंकि जिस संस्था का मैनेजर, जिस संस्था का प्रबंधक या मालिक अपने एक सिस्टम से एक मैनेजमेंट, एक प्रबंध करके अच्छी क्वालिटी के तकनीकों का प्रयोग करके सबके सामूहिक प्रयासों से सही योजना बनाकर यदि कार्य करेगा तो उसके व्यवसाय का क्या होगा? विकास होगा। और इसके क्या महत्व है? सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में सहायक। सामाजिक दायित्वों के पूर्ति में सहायक। पूर्ति में सहायक। सामाजिक दायित्वों के पूर्ति में सहायक का मतलब है कि प्रबंध समाज के हर प्रकार की लायबिलिटीज को पूर्ण करने में सहायता करता है। हर प्रकार की पूर्ण दायित्वों को पूरा करने में सहायता कैसे करता है? जितने भी संसाधन है उपलब्ध कराता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके विचारों को ध्यान में रखता है, उनके अनुसार वह कार्य करता है, तभी ना उसकी सोशल दायित्व की पूर्ति होगी। तब प्रबंध सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रबंध के ये महत्व हो गया। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। ये जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं सब एक समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको हेडिंग के थ्रू लिखिएगा। ठीक है, और उसमें अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन करिए। मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये ऐसा चीज़ है जो व्यवहारिक जीवन में यूज होता है। आप अपने स्तर से मेन पॉइंट मालूम रहे तो आप अपने स्तर से उसको लिख सकते हैं। एक होता है प्रबंध के स्तर, ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के स्तर जो होते हैं वो एक ट्रायंगल टाइप के होते हैं। समझिए, ये है प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तरों को हमने 3 कैटेगरियों में बांटा। समझिएगा, एक उच्च स्तर का, एक उच्च स्तर प्रबंध, एक होता है मध्य स्तर प्रबंध, और एक होता है निम्न स्तर प्रबंध। इसको पार्ट ए भी कर सकते हैं, पार्ट 2 भी कर सकते हैं, पार्ट बी भी कर सकते हैं और पार्ट सी भी कर सकते हैं। ये प्रबंध के 3 स्तर हैं। मतलब जब क्वेश्चन में आता है कि प्रबंध के कितने स्तर हैं तो 3 स्तर है। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध। अब ये ट्रायंगल क्यों है इसके बारे में समझिए। किसी भी संस्था का जो टॉप लेवल पर ऑफिसर्स होगा, अधिकारी होगा, मैनेजर होगा, देखिएगा इसका एरिया कम है, इससे उससे थोड़ा ज़्यादा है, इससे उससे भी ज़्यादा है। इसके मतलब ये है टॉप लेवल पर 1 या 2 आदमी होंगे, 3-4 आदमी होंगे कार्य करने वाले। इनके अंडर में इतने कर्मचारी होंगे, मतलब उसके 2 गुना 3 गुना आदमी होंगे उसको कंट्रोल करने वाले। इसके नीचे इसका एरिया और बड़ा हो गया है तो मतलब उससे भी ज़्यादा इसमें होंगे। इसीलिए इसको ट्रायंगल टाइप है, माने जैसे जैसे ऊपर से निचले पायदान पे जाते हैं जाल बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब उच्च स्तरीय प्रबंध में क्या आते हैं, इसमें आपके ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष आते हैं, संचालक आते हैं, संचालक मंडल आता है, ये उच्च स्तरीय प्रबंध में आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या आते हैं, जितने भी विभाग के अधिकारी होते हैं, अधिकारी किसके? विभाग के, जो भी विभाग, जैसे क्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, विक्रय विभाग, लेखा विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसके अधिकारी आते हैं, चाहे वो अधिकारी या उप अधिकारी। और नीचे वाले में क्या आते हैं, जितने भी निरीक्षक होते हैं या जितने भी कर्मचारी होते हैं,
ये सारे निम्न स्तरीय प्रबंध में आते हैं। तो प्रबंध के कितने लेवल है? 3 लेवल। ठीक, सबकी अपनी अपने कार्य है, अपनी अपनी भूमिका है। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, तभी इसको भी बता रहे हैं। नोट कर लिए होंगे। अब यहां देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य माने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्य कितने हैं? देखिए, आपको बता रहा, जितने भी प्रबंध शास्त्री हैं, प्रबंध के कार्यों को अलग अलग भागों में बांटे हैं। यहां प्रबंध का कार्य का मतलब हो गया प्रबंध कौन कौन सा काम करता है। अब इसको अर्थशास्त्री विभिन्न विभिन्न भागों में बांटे हैं। जैसे कि मान लीजिए हेनरी फ्यूल हैं, ये कहते हैं कि प्रबंध 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, थोड़ा एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, हम लोग थे प्रबंध के कार्य पर। तो मैं अभी बता रहा था कि प्रबंध के जितने भी प्रबंध शास्त्री हैं, ये कार्यों को कई भागों में बांटे हैं। जैसे कि हेनरी फ्यूल कहते हैं कि प्रबंध के 5 कार्य हैं। कुंटर जो ओडेनेल कहते हैं कि भी प्रबंध के 5 कार्य हैं। आरसी डेविस कहते हैं कि भाई प्रबंध के 3 ही कार्य हैं। ठीक ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो प्रबंध के कार्यों को कई भागों में बांटे हैं। लेकिन एक व्यवस्थित रूप से प्रबंध के कितने कार्य हैं, यह ध्यान से देखिएगा। प्रबंध के कार्यों को कई भागों में बांटा गया। सबसे फर्स्ट इसमें आता है, जानते ही होंगे, नियोजन। नियोजन, नियोजन का मतलब प्लानिंग करना। प्लानिंग मीन्स प्लानिंग मतलब होता है कि आगे की योजना तैयार करना। हम किसी कार्य को कब, कैसे, किस प्रकार, किस ढंग से करेंगे, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में योजना बनाना, उसी के अनुसार कार्य करना ही प्लानिंग कहलाता है। ये सारा चीज पूरा डिटेल से आप आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल इसके कार्यों के बारे में है, हर एक कार्य के बारे में 2 लाइन 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना। दूसरा क्या होता है इसमें, सेकंड इसका कार्य है संगठन। संगठन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि संगठन करना। संगठन का मतलब यहां क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ए से कांटेक्ट किया, बी से मिला, सी से मिले, डी से मिले, ई से मिले, ये सबका सामूहिक रूप से जो भी क्रिया की जा रही है, ये क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। जब तक एक संगठन नहीं बनेगा, जिसमें व्यक्तियों का एक सामूहिक प्रयास नहीं बनेगा, जब सब संगठित होकर उस कार्य को या किसी अमुक कार्य को नहीं करेंगे, तो भाई कैसे प्रबंध होगा? तो इस सबके सामूहिक प्रयास को ही क्या कहा जाता है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संस्था जब बनती है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कहते हैं, वो संस्था अकेले नहीं बनती है, सबके सामूहिक प्रयास, सबके सामूहिक सहयोग से तैयार होती है। संगठन के बाद से इसमें आता है नियुक्ति। 3 नंबर में है नियुक्तियां। नियुक्तियां का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है कि जब हम एक बड़ा सा संगठन तैयार कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लेंगे, तो भाई बिना आदमी के, बिना कर्मचारी के, बिना लोगों के सहयोग से काम तो होगा नहीं।
उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, कार्य के लिए हम लोगों को रखेंगे कि भाई आपका काम है ये हिसाब मेंटेन करिए, आपका बेचना, इनका खरीदना, इसका कैश का लेन देन, आपका देख रखना, किसी को गेट पे जाना, ठीक ना। ये स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग का मतलब है कि उनकी मतलब कुछ कर्मचारियों की खोज करना और उनको उनके पद और योग्यता के आधार पर उनको नियुक्त करना। तीसरा इसमें चौथा इसमें कार्य आता है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? इसको अंग्रेजी में डायरेक्शन कहा जाता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक संगठन बना लिए हैं, प्रबंध अब करना है, तो उसको कैसे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मतलब है निर्देश देंगे। ऐसा थोड़े है कि भाई आप निर्देश किसी को दे दिए वो कर देगा। वो तभी करेगा जब आप उस सिस्टम से तैयार किए हैं, वो सिस्टम बनाए हुए, तभी वो आपका निर्देश मानेगा। निर्देश का मतलब होता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको समयानुसार उनके कार्यों के अनुसार उचित निर्देशन देना, उनको बताना कि ऐसे कार्य करना है और यह कार्य करना है। अब यह चीज और जान जाइए कि ये जो निर्देशन है, इसको मैं मिटा रहा हूं। इस निर्देशन में 3 चीजें मुख्य बातें, 3 नहीं है 4। इस निर्देशन के 4 पार्ट। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला इसमें आता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि निर्देशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे अधीनस्थ होते हैं, उनके दिन प्रतिदिन जो भी वो कार्य करते हैं, उनकी हम निगरानी करते हैं। कितना काम किए हैं, उनकी प्रगति के बारे में जब जानकारी हम करेंगे तो पर्यवेक्षण कहा जाता है। जैसे संस्था का बड़ा अधिकारी होता है, अपने अधीनस्थ 10 कर्मचारियों को काम पर लगा दिया, तो ऐसा नहीं कह दिया जाओ काम कर लो हो गया, शाम को चले जाना, ऐसा नहीं। वह जब जाएगा, काम पर तो लगाया है, कुछ समय बाद या 2 घंटा 4 घंटा या जब भी उसको समय मिलेगा, समय समय पर जाकर देखेगा कि काम वो अगला ठीक से किया गया है कि नहीं किया। जिस कार्य पर लगाया है वही कार्य कर रहा है कि दूसरा कार्य कर रहा है। और यदि कर भी रहा है तो क्या उचित ढंग से सिस्टम से किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो उसको बताएगा, समझाएगा, फिर पुनः कार्य पर लगाएगा। ये पर्यवेक्षण कहलाता है। और दूसरा होता है इसमें संदेशवाहन। संदेशवाहन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कि डायरेक्शन में एक दूसरा चीज और आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब है कि जब संस्था का अधिकारी, मैनेजर, प्रबंधक जब अपने कर्मचारियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, कम्युनिकेटिंग करता है, मतलब एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करता है या संदेश देता है या वार्तालाप करता है, ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। और अगला है नेतृत्व। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। अब वहां पे वह प्रबंधक अपने कर्मचारियों का एक तरह से वो नेता उभर कर आता है। नेता का मतलब क्या होता है? अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर आगे चलना। प्रबंधक क्या करता है? अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनके सबके साथ मिलकर आगे चलने का प्रयास करता है, और आगे के साथ साथ इनको भी साथ में लेके चलता है कि चलो हम चल रहे हैं भाई काम करने के लिए, ऐसे काम करना, वैसे काम करना, जहाँ गलत हो वहाँ पर बताता है। अर्थात उनका सही नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है। जैसे नेता का क्या काम होता है? लीडरशिप करना, अपने अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको बताना कैसे करना है, ये सब लीडरशिप के अंतर्गत आता है। और लास्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब वहां पे मोटिवेशन का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि संस्था का कर्मचारी हैं, उनका मनोबल डाउन हो गया, अब उनको क्या करेगा? उनको समयानुसार उनको मोटिवेट करेगा, उनके अंदर की इच्छा शक्ति को उभार कर लाएगा कि बाबू हार ना मानिए, ऐसे काम करना है। तो ये मोटिवेशन का होता है, मतलब अगले को मोटिवेट करना, उसकी सोई हुई एनर्जी को जागृत करना, मोटिवेशन करना। ये सब आगे चैप्टर आपके मिलेंगे, उसमें मिलेंगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के पार्ट्स हैं, ठीक ना। जब निर्देशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज आ जाए। और ये निर्देशन क्या है? प्रबंध का कार्य। इसके बाद से 5वें नंबर पे हमारा आता है नियंत्रण। नियंत्रण, इसको कहा जाता है
कंट्रोलिंग। नियंत्रण क्या होता है? जब एक संस्था का प्रबंधक इतना कुल डायरेक्शन दे रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, स्टाफ भी नियुक्त कर रहा है, समय समय पर डायरेक्शन दे रहा है, जिसमें सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन भी दे रहा है, तो केवल इतना ही नहीं करेगा, उनके ऊपर हावी भी रहेगा, नियंत्रण भी करेगा कि भाई मेरे अनुसार चलना है, हिलना डुलना नहीं है, काम सही तरीके से होना चाहिए। यदि काम सही से नहीं हो रहा है तो उसको बताएगा, समझाएगा। यदि दो तरीके के रास्ते होते हैं, यदि वो ठीक से नहीं काम करेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा, और यदि उसे लगना वाला होगा कि भाई ठीक से काम कर रहा है तो उसमें कुछ सुधारात्मक कदम उठाएगा। यही नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये तो था आपके प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्यों में एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है समन्वय। समन्वय, वैसे समन्वय में यहां मैं बता दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इसको हम आगे जब टॉपिक मिलेगा तो उसमें बताएंगे। अब थोड़ा सा इसके समन्वय के बारे में समझिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय माने होता है आपस में तालमेल को बनाए रखना। जैसे मान लीजिए जहां देखते हैं 4 या 10 लोग रहते हैं, थोड़ा अनबन हो ही जाती है, होती है ना। अनबन जब हो जाती है तो क्या होता है, मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। कोई इधर मुंह घुमा लेता है, कोई उधर मुंह घुमा लेता है, एक दूसरे से बात ही नहीं करता। अब वहां पर जो संस्था का प्रबंधक है, चाहे घर ही परिवार है, उसके गार्जियन है, चाहे कहीं भी, या बिजनेस है तो उसका मालिक है, उनका यह लाइबिलिटीज होता है, दायित्व होता है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। यदि ऐसी समस्या उत्पन्न हो जा रही है, पहले तो उत्पन्न ना हो, यदि हो जा रही है तो सबको एक सूत्र में बांधे रहे, आपस में तालमेल बनाए रहे, क्योंकि जब तक तालमेल नहीं रहेगा तब तक कोई भी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाएगा। तो सामंजस्य का मतलब क्या होता है, आपसी तालमेल को बनाए रखना, समन्वय को बनाए रखना। इसीलिए कहा गया है, एक विद्वान ने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है, अर्थात पूरे इस मैनेजमेंट का निचोड़ क्या है, कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे के चैप्टर में जब मिलेगा तो करेंगे। तो ये प्रबंध के आपके कार्य दिए गए। फिलहाल आपका फर्स्ट जो चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति व महत्व, एवं महत्व, एक कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप कंटिन्यू इसी तरह देखते रहिए, एक के बाद एक लेक्चर आपके लिए मिलता रहेगा, एक चैप्टर का एक लेक्चर। इससे ये होगा कि आप 1 घंटे में एक चैप्टर की सारी डिटेल, एक समरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। यदि कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप उस पर अपने भाषा में इस सारे पॉइंट्स या हेडिंग लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जो दूसरे चैप्टर का होगा। तो इसी तरह बने रहिए, और जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, तो उस वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि थोड़ा सा एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं या देखते हैं, तो हमें भी इच्छा करती है बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।